राइट टू रिकॉल को समझने से पहले जो है हम लोग जो है थोड़ा-सा लोकतंत्र जो शब्द है उसका उच्चार करते हैं। वैसे तो इस विषय पर हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसको समझने से थोड़ा-सा राइट टू रिकॉल को समझना सरल हो जाएगा। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र में 2 चीज़ें हम देखते हैं, एक है लोक और दूसरा तंत्र। लोक का अर्थ समाज और सर्व व्यक्ति समूह अथवा समाज जो भी कहिए, और तंत्र का अर्थ जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के समावेश रूप को तंत्र कहते हैं, तो सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो सिर्फ ये संबंध सिर्फ इतने तक ही नहीं है कि एक मालिक है, एक नौकर है, इतने तक ही यह संबंध नहीं है। इसका संबंध यह भी है कि एक नियोक्ता है, अर्थात एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, और दूसरा है जो है वह नियुक्त है। इसीलिए लोक और तंत्र को समझना आवश्यक है राइट टू रिकॉल के लिए। ये सिर्फ मालिक नौकर का संबंध ना होकर के एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एक अपॉइंटेड का संबंध हो जाता है। जब हम इस संबंध को इस तरह से देखते हैं कि एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, तो दुनिया में जहां भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, उस अपॉइंटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करने के साथ साथ जो है डिसमिस करने के भी राइट होते हैं। अर्थात आपने कंपनी में किसी को अपॉइंट किया है, तो आप उसको हटा भी सकते हैं, उस पर नियंत्रण भी रख सकते हैं। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करने के साथ साथ नियंत्रण का अथवा जो है उसे हटाने का अधिकार रखती है, क्योंकि बहुत संभव है जिस व्यक्ति को आपने हायर किया है या रखा है, वो अपनी परफॉर्मेंस न दे पाए। इसी प्रकार से जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में तंत्र को हमने जो भी ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, सुरक्षा से दी हो, न्याय से दी हो, किसी भी ज़िम्मेदारी के लिए हम लोगों ने भेजा हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ से उन्हें भेज तो देते हैं, भेजने के बाद हमारा ही नियंत्रण समाप्त हो जाता है। और जिस इकाई को हमने नियुक्त किया है कि वह हमारी सुरक्षा करे या न्याय के लिए नियुक्त किया है, वर्तमान जो राजनैतिक व्यवस्था है उसमें तो लोग केवल न्याय और सुरक्षा तक ही नहीं चुनते हैं। लोगों का चुनाव जो है शिक्षा, सड़क, रोजगार, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के लोग भेजते हैं। जब हम लोग चर्चा करते हैं या हमारी आज तक की जो भी चर्चा का कंक्लूज़न हुआ है, हम लोग इस बात को गंभीरता से समझते हैं कि राज्य का कर्तव्य तो जो है, दायित्व जो है, वह सुरक्षा और न्याय है। परंतु सामान्य जनमानस यह मान के चलता है कि राज्य जो है बहुत सारे काम करेगा, और उसी के अनुसार जब वो चुनते भी हैं, तो चुनते समय उसका मैनिफेस्टो जो है पार्टी का, वो पूरा का पूरा चेक करते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति चुनकर चला जाता है, तो सबसे बड़ी समस्या जो है उसके बाद आती है कि जो भी उसने वायदे किए होते हैं, जो भी उनके चुनावी वायदे रहते हैं, वो पूरे नहीं होते हैं, और आपका उस पर नियंत्रण ही नहीं रहता है। ये कुछ ऐसी व्यवस्था है जैसे कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब को देखिए या आपने यूरेनियम को देखा, तो यूरेनियम से जो है हम बनाते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं, और उसी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। दोनों में जो डिफरेंस दिखाई देता है, वो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, एक जो है कंट्रोल्ड प्रोसेस है, एक अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है। कंट्रोल्ड प्रोसेस का मतलब है आपने उस प्रोसेस को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा, कहीं वह विस्फोट ना कर जाए, कहीं विनाश ना कर जाए। ऐसे ही जब हम नेताओं को चुन करके भेजते हैं, या जिस तंत्र की हमने नियुक्ति करी है, ये ध्यान रखना आवश्यक है कहीं वही तंत्र हमें ही ना गुलाम बनाना शुरू कर दे, अथवा जिस जिस व्यक्ति को हमने सिक्योरिटी में रखा है, हमने हथियार पकड़ा दिया, अब वही हथियार हमारी हमारी कनपट्टी पे रख देगा, तो हम लोग क्या करेंगे? तो जैसे जो न्यूक्लियर प्रोसेस होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें एक कैडमियम की छड़ मिलाई जाती है, या ड्यूटेरियम मिलाया जाता है, जो उस प्रोसेस को कंट्रोल रखता है। वैसे ही हम जब देखते हैं, तो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक कैडमियम की छड़ है। उस छड़ का नाम है राइट टू रिकॉल, जो कि उस पूरे प्रोसेस को जो है कंट्रोल करने का काम करती है, कि जिसको हमने वास्तव में चुन करके भेजा है, जो इलेक्टेड बाय द पीपल्स ऑफ इंडिया है, उसको जो है डिसमिस करने के राइट्स भी, यानी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही उसे अपॉइंट भी करेगी और डिसमिस भी कर सकती है। भारत जब से स्वतंत्र हुआ, जब से हमारी संवैधानिक व्यवस्था बनी, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी है, तब से ही जो है हमारा जो तंत्र है, उसने स्वयं को एक कस्टोडियन की भूमिका में रख लिया है, और समाज को एक छोटे बालक की तरह समझ लिया है कि समाज पर तो हमारा ही पूरा नियंत्रण रहेगा।
और जो हमारे धूर्त नेता हैं, उन्होंने भी देखिए क्या षड्यंत्र किया कि उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया मतदान, जबकि वास्तव में मतदान नहीं था, वो तो आपका अधिकार था। जब हम राइट टू रिकॉल की बात करते हैं, तो राइट टू रिकॉल में पहला शब्द ही आता है अधिकार, यानी कि मत वापसी का अधिकार। लेकिन हमें क्या दिया गया? हमें राइट टू इलेक्ट दिया गया कि हम लोग चुन तो सकते हैं, लेकिन उसके बाद ना हमारे पास राइट टू कंट्रोल था कि किसी तरह का नियंत्रण कर सके, ना तो हमारे पास राइट टू रिकॉल था। जबकि हमको बाबू नहीं, जबकि हमें जो है वास्तव में क्या करना था, हमें राइट टू इलेक्ट के साथ-साथ हमें राइट टू रिकॉल का विकल्प देना चाहिए था। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन बिना माँगे ही जो है हमको नोटा पकड़ा दिया गया कि आप जो है एक तरह से पसंद नहीं करते हैं, तो आप नोटा दे दीजिए। वास्तव में तो देखिए, इसकी कोई आवश्यकता तो थी ही नहीं। मैंने पहले भी कहा कि अगर मान लीजिए किसी ने वोट नहीं किया है, 30% वोटिंग थी, अब मान के चलते कि भई ये जो है इन लोगों ने बॉयकॉट कर दिया है या नोटा दबा दिया है। लेकिन जो देना चाहिए था, वो तो हमें देना चाहिए था राइट टू रिकॉल। लेकिन जब नेताओं ने क्या किया कि समाज को गुलाम बनाए रखने के लिए समाज की जो शक्ति है, उसको धीरे-धीरे बाँटना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया और समाज को जो है वर्गों के रूप में, क्लासेस के रूप में बाँट दिया। तो जब समाज क्लासेस और कम्युनिटीज़ में बढ़ गया, तो उनके बीच में आपस में ही संघर्ष खड़ा हो गया और जब संघर्ष खड़ा हो गया, धूर्त राजनीतिज्ञों ने इसका जो है फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और उन्होंने कभी इस विषय पर चर्चा ही नहीं करी कि जो है हम लोग जो है जैसे हमने राइट टू इलेक्ट का ऑप्शन दिया है, वैसे ही हम लोग राइट टू रिकॉल का भी ऑप्शन देंगे। इस विषय पर कभी कोई चर्चा हुई नहीं। जबकि वास्तव में आप देखेंगे, तो मनुष्य काम क्यों करता है? जब हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो उसमें एक पंक्ति आती है कि भगवान श्री राम 3 दिन तक विनय करते हैं, फिर कहते हैं कि भय बिनु होई न प्रीति, कि बिना भय के प्रेम नहीं होता है। ये भय किस चीज़ का है? जब कोई प्राइवेट कंपनी आपको हायर करती है, तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि हमको परफॉर्मेंस देनी है। अगर हमने परफॉर्मेंस नहीं दी और हम लोगों ने अपना काम टाइम से डिलीवर नहीं किया, तो हमको हटाया जा सकता है। जब ये भय रहता है, तब वो जाकर के वहाँ परफॉर्मेंस देता है। हमारे जो नेता जो हैं, जिनको हम लोग चुन करके भेजते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। वो जानते हैं, अगले 5 वर्ष तक निर्बाध रूप से उनको जो है, एक तरह से हमने नौकर को नहीं चुना है, वास्तव में हम लोग तो केवल चुनते हैं, उसके बाद मालिक की भूमिका में वो आ जाता है। तो उन्हें पता है कि अगले 5 वर्षों तक तो अब कहीं आना-जाना नहीं है, 5 वर्षों तक तो पूरा उन्हीं का नियंत्रण है। तो जो भय होता है, दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो केवल और केवल भय के कारण होते हैं। लेकिन जिनको हमने अपॉइंट किया है, उसको ये भय ही नहीं है कि उसकी कुर्सी चली जाएगी। हम देखते हैं छोटे स्तर पर तो वास्तव में राइट टू रिकॉल कुछ स्थानों पर है, जैसे कि हरियाणा में है। हरियाणा में ग्राम पंचायत स्तर पर जो है आप सदस्यों को वापस बुला सकते हैं। इसी तरह से उत्तराखंड में है, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, भारत के 9 राज्यों में राइट टू रिकॉल है। ग्राम पंचायत स्तर पर है। जब हम अमेरिका में देखते हैं, तो अमेरिका में तो यहाँ तक है कि वहाँ के जो नागरिक हैं, वो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, अगर वह भी कोई गलत निर्णय देते हैं, तो उनको भी डर रहता है कहीं हमको भी राइट टू रिकॉल के माध्यम से वापस ना बुला लिया जाए। तो यहाँ तक भय रहता है, लेकिन हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि धूर्त नेताओं ने पूरा तो संविधान पर नियंत्रण रख लिया समाज को गुलाम बनाने के लिए और जो एकमात्र हथियार था जिससे समाज उस पर नियंत्रण कर सकता था अथवा जिससे उन पर दबाव बन सकता था कि उन्हें एक जो है परफॉर्मेंस देनी है, उसका भी अधिकार अपने पास रख लिया। अब रिकॉल का तरीका क्या हो सकता है? तो जैसे हम हरियाणा में देखते हैं, हरियाणा में क्या है कि अगर किसी वार्ड के 50% मेंबर्स हैं, वार्ड के 50% मेंबर्स ने ये लिख करके दे दिया, पहले एक रिटन में देंगे वो कि हम जो है रिकॉल चाहते हैं। उसके बाद जब वो 50% मेंबर दे देते हैं, तब वहाँ पर जो है एक गुप्त मतदान कराया जाता है और अगर 2 तिहाई बहुमत जो है वो वापस हो जाता है कि 2/3 से जो है वो वोटिंग वापस हो जाती है, तो उस केस में जो है वहाँ पे राइट टू रिकॉल होता है और उसे हटा दिया जाता है। तो हम इसका कोई ना कोई जो है वो विधि बना सकते हैं जिससे कि चुने गए सांसद को, विधायक को भी वापस बुलाया जा सके। केवल यह ग्राम पंचायत स्तर तक ही नहीं होना चाहिए।
लेकिन जो हमारे राजनेता हैं, धूर्त बुद्धिजीवी हैं, निसंदेह वो इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो हम लोग आपस में बैठ कर और चर्चा करेंगे और हमारे पास चर्चा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। देश में एक जन जागृति बने कि जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा है, उन्हें वापस बुलाने का हमारे पास अधिकार हो। तो राइट टू रिकॉल वास्तव में बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है और इसका इतिहास जब हम देखते हैं, तो हम हिंदू धर्म शास्त्रों में भी कुछ-कुछ देखते हैं, कई जगह मिलता है कि जो प्रजाधीन राजा की बात होती है, आदर्श राज्य व्यवस्था की बात होती है, उसमें कहा जाता था कि राजा भी यदि अयोग्य हो जाए, तो प्रजा उसे हटा कर के दूसरा राजा ला सकती थी। तो ये कांसेप्ट बहुत नया नहीं है, कांसेप्ट है तो हज़ारों वर्ष पुराना, लेकिन प्रैक्टिकली कभी यह लागू हो नहीं पाया। राजधर्म में भी देखेंगे, राज्य व्यवस्था में भी, तो बहुत कम ऐसी राज्य व्यवस्थाएँ रही होंगी, जहाँ जनता ने हटाया होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि हम अपने ही चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुला सकते हैं। लेकिन हरियाणा में है ऐसा कि अगर 2.5 वर्ष तक आपने कोई काम नहीं किया है या फिर सपोज़ कीजिए कि किसी नेता ने या किसी ग्राम पंचायत स्तर पर किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं चुनाव जीतने के बाद तालाब बनवाऊँगा या यहाँ मुझे कुआँ खुदवाना है, यहाँ सड़क बनवानी है और 2.5 वर्ष तक अगर वो कुछ वो परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाता है या फिर 2.5 वर्ष के बाद लोगों को लगता है इसके लिए तो अभी बजट भी अलॉट नहीं हुआ है, ये काम लगता नहीं है कि हो पाएगा। तो उस परिस्थिति में आप आधे समय के बाद ही उसे जो है वापस बुला सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप 5 वर्ष तक वेट करें। तो ये आज मैंने जो है राइट टू रिकॉल विषय पर रखा अपने विचार कि राइट टू रिकॉल बहुत आवश्यक है और जिनको हमने चुन कर के भेजा है, उन पर हमारा नियंत्रण होना ही चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टी सिस्टम ही हो, पार्टी-लेस सिस्टम भी हो सकता है, क्योंकि जिसको हमने भेजा है वह जनप्रतिनिधि है, पार्टी का प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि का मतलब है जो जनता के लिए वहाँ जाकर काम करे, ना कि वो अपने लिए काम करना शुरू कर दे रहा है। और जब अपने लिए करता है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो इस परिस्थिति में कम से कम हमारे पास एक अधिकार तो हो कि हम उसे चुन करके किसी और को उस स्थान पर भेज सकें। यही राइट टू रिकॉल है और इस विषय पर आप लोगों के विचार साझा और आमंत्रित रहेंगी और हम लोग इस प्रकार से चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। किसी भाई को इस विषय पर कुछ कहना है? चलिए, आप लोग सोचिए इस विषय पर और क्या बात हो सकती है। तब तक 1 मिनट 2 मिनट की बात हम रख देते हैं। मैं अभी वाराणसी में था। वाराणसी में जलमुक्त भारत का कार्यक्रम था और जैसा कि ऐसे कार्यक्रमों ऐसे आयोजनों में अक्सर होता है, देश के बहुत सारे जाने माने विद्वान और समाज सेवी और सामाजिक कार्यकर्ता आए हुए थे। कई लोगों से चर्चा हुई, सभी के पास एक नया तरीका है सत्ता को सही तरीके से चलाने के लिए, या यह कह लीजिए सहभागी लोकतंत्र की तरफ हर कोई बढ़ना चाहता है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न था कि हम लोग ऐसा मान लीजिए, जैसे पीछे एक घटना हम सबने देखी है। अरविंद केजरीवाल ने पूरा अपने आप को बिल्डअप किया। मतलब आप ये मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल शुरुआत में सिर्फ एक एक्टिविस्ट थे और वो बात उठाने के बाद वो पॉलिटिशियन बन गए और फिर मुख्यमंत्री बन गए। आज उनका 2 राज्यों में सरकार है, अन्य राज्यों में भी उनकी पहुंच ठीक ठाक है। मुद्दा क्या था? जन लोकपाल बिल। जन लोकपाल बिल की बात उन्होंने इतनी मजबूती से कही कि जन लोकपाल बिल हर तरह के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकता है, हर तरह की जांच को वो ऑटोमेटिव कर सकता है, उनका संचालन कर सकता है, ऐसा करके उन्होंने कहा। और फिर एक दिल्ली में घोटाला होता है, शराब घोटाला। वो क्या था क्या नहीं था, सच है कि गलत है, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन मैंने वहां पे लोग जो इनका क्या नाम है, जल लोकपाल की मैंने भूमिका देखी, वह शून्य भी नहीं कहा जा सकती, नकारात्मक भले कही जा सकती है। तो एक एक्ट को लेकर इतना बिल्डअप किया, अब उसी के सहारे अपने आप को खड़ा किया।
और फिर उस एक्ट को सत्ता में पहुंचने के बाद इतना कमजोर बनाया, इतना नगण्य रूप से बनाया कि जिसका कोई मतलब नहीं रहा। तो एक प्रश्न तो उनसे बनता है ना कि भाई आपने जो जन लोकपाल बिल को लेकर बात की कि हम ही एकमात्र धरती के सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं, तो वह उनकी ईमानदारी का ठीक है, कहाँ दिख रहा? ऐसी स्थिति में यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने किसी को भेजा और वह अपना काम नहीं कर रहा है, तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करें। अब देखिए, अगर हमारे पास एक एक्ट राइट टू रिकॉल अगर एक एक्ट आ जाता है, तो जैसा ब्रजेश जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, मैं इस चीज से 100% सहमत हूं कि अगर नाभिकीय क्रिया कराई जाती है किसी परमाणु रिएक्टर में, किसी एटॉमिक रिएक्टर में, तो वह अनियंत्रित होती है। एक परमाणु टूटता है तीन हिस्से में, और फिर वह तीन हिस्सा तीन अलग अलग हिस्सों में टूटता है, फिर वह तीन हिस्सा तीन अलग अलग हिस्सों में टूटता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। इसी को कहते हैं परमाणु बम। अब हमने किया क्या कि कैडमियम की छड़ लगा दी, या भारी पानी जो भारी जल होता है उसके अंदर ये रिएक्शन कराया, तो उस रिएक्शन को हम नियंत्रित कर सकते हैं कि अभी एक से टूट के तीन हुआ, एनर्जी मिली, हमको लगता है कि ये एनर्जी सफिशियंट है, तो हमने उस प्रोसेस को वहीं रोक दिया। फिर हमने कहा नहीं, अभी हमें एनर्जी की जरूरत और है, और इसको आगे बढ़ाओ, तो फिर हमने तीन तीन में और तोड़ दिया। तो यानी कि वह प्रक्रिया नियंत्रित हो गई। ठीक ऐसे ही आज जिन समस्याओं से भारतीय राजनीति उलझी हुई है, या जिन समस्याओं का समाधान हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें से चुनावी घोषणाएं हैं, लब्बो लुआब है, जुमलेबाजी है, इन सब पर अंकुश लग सकता है सिर्फ और सिर्फ राइट टू रिकॉल से। राइट टू रिकॉल एक ऐसा टूल है कि अगर हम उसको अप्लाई कर देते हैं, उसको लागू कर देते हैं, उसके बाद सरकारें अपने घोषणा पत्र को लिखते हुए भी, घोषणा पत्र को बनाते हुए भी, घोषणा करते हुए भी यह चीज ध्यान रखेंगी कि मैंने कहा और अगर नहीं कर पाया, या मैंने किया और उसका इंपैक्ट उल्टा आ गया, तब पब्लिक हमारे साथ हमारी सरकार को तुरंत एक समाप्त कर सकती है, गिरा सकती है, वापस हमको बुला सकती है। यह भय होना ही होना चाहिए ऐसे व्यक्ति के पास जिसको हम पावर दे रहे हैं काम करने के लिए, चाहे सत्ता का हो, चाहे सामान्य ऑफिस में हो। आपकी अपनी दुकान हो, आपने एक आदमी रखा हुआ है, उसके पास पावर है कि वह दुकान का सामान बेचे, पैसा गल्ला में रखे और दुकान के लिए अन्य सामान मंगाए। अब उसको अगर भय नहीं रहा, आप उसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे, उसको हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते, तो जिस रेट पर मर्जी चाहेगा बेचेगा, जिस रेट पर चाहेगा मंगाएगा, अपने लिए जो सुविधा चाहेगा वो इकट्ठा करेगा, और 5 साल के ठीक 2 दिन पहले, 1 महीना पहले, 4 दिन, 4 महीना पहले, 1 साल पहले अपने आप को साधु दिखाएगा, और फिर आप उसको दोबारा चुन लेंगे। यानी भ्रष्टाचार की गुंजाइश बहुत हद तक बनी रहेगी अगर राइट टू रिकॉल जैसा एक एक्ट अपने पास नहीं है। मैंने इस मुद्दे पर कई सारे लोगों से अलग अलग बैठ के चर्चा की। अशोक भाई पाटिल से मैंने चर्चा की, मनसुख भाई से चर्चा की, मैंने प्रहलाद जोशी जी से चर्चा की, वहां कई सारे थे, आनंद कुमार सर भी, प्रोफेसर साहब भी थे, उनसे मेरी इस विषय पर बात नहीं हुई, लेकिन काफी हद तक इस मुद्दे पर हम लोगों ने भी डिस्कस किया। और इस पर तो खैर सभी सहमत थे कि एक जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो नियुक्त करने वाली अथॉरिटी है, उसके पास कम से कम यह क्षमता तो होनी ही चाहिए कि वह अपनी नियुक्ति को रद्द कर सके। गलती की है तो सुधार का भी एक ऑप्शन होना चाहिए। अगर सुधार जैसी कोई किसी चीज पर हम विश्वास रखते हैं, हम ये मानते हैं कि गलती होने का एक प्रायश्चित हो सकता है, गलती होने का मतलब ये नहीं है कि सारा जीवन हम उसको उस चीज के लिए ब्लैकमेल्ड करें, तो गलती अगर कर रहा है तो सुधारने का एक अवसर हमें देना चाहिए किसी को भी। तो ये राइट टू रिकॉल इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हो सकता है।
तमाम चर्चा के बाद मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस पर कुछ और बात कहेंगे तो और चर्चाएं होंगी। दरअसल बहुत सारे हम लोगों के पास ऑप्शंस हैं कि हम सत्ता का स्वरूप ऐसे बनाए, सत्ता का स्वरूप ऐसे बनाए, जनता की भागीदारी से जनता का उम्मीदवार हो। इस तरह के किसी भी लब्बो लुआब का हम लोग पीछे हस्त देख चुके हैं। तो हमको लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत ये मत है कि राइट टू रिकॉल के बिना भारतीय राजनीति में लोक नियंत्रित तंत्र की तो बात जाने दीजिए, ये हम जो सामान्य छोटी छोटी समस्याएं आ रहे हैं इसका भी समाधान नहीं कर पाएंगे। एक मतलब समाधान की तरफ पहला कदम हमारा हो सकता है राइट टू रिकॉल का इम्प्लीमेंट। राइट टू रिकॉल को अगर हम किया तो ये मान के चलिए कि हम किसी भी सुधार की तरफ एक भी कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अपने बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, 12-13 लोग जुड़े हैं, मुनि जी आज नहीं जुड़ पाए हैं। एक दो साथी नई भी जुड़े हुए हैं। ये लोग अगर इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और इस चर्चा को एक नई दिशा, नया आयाम मिलेगा। जी भाई साहब, किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। जी नमस्कार भाई साहब। हाँ सुनील जी, भाई साहब बताएं। ठीक है, बिल्कुल आपने जो परामर्श दिया है, परंतु यहाँ दो तीन प्रश्न भी खड़े हो जाते हैं। जैसे कि राइट टू रिकॉल, हमने किसी व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बना करके उसको चुना और चुन करके उसको संसद में भेजा या विधानसभा में भेजा। उसके बाद 1 साल 6 महीने उसने काम सही किया, लगा कि काम सही नहीं है, ये इसने जो प्रॉमिस किया वो नहीं निभा रहा है या सामाजिक काम नहीं हो पा रहा है, समाज का काम नहीं हो रहा है, तब उसको हमने वापस बुला लिया। वापस बुलाने के बाद पुनः हम कोई प्रक्रिया से चुनाव करेंगे और चुनाव प्रक्रिया के लिए जो भी हमारी एजेंसियां हैं उनका क्योंकि एक संवैधानिक स्वरूप बना हुआ है, तो दोबारा चुनेंगे। दोबारा यदि जो चुना गया है उसने भी 1 साल या 2 साल काम ठीक से किया, फिर दोबारा चुनेंगे। तो उस स्थिति में इसमें क्या हम एक स्थिति परिस्थिति को लागू कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ राइट टू रिकॉल का 5 साल का जो अधिकार दिया है संविधान में, वो भी एक किसी का स्वरूप है और 5 साल वो मनमानी करते हैं। 5 साल मनमानी करने के बाद हम पुनः सरकार को बदलते हैं या सरकार का काम ठीक लगता है तो हम फिर उसी को चुनते हैं या फिर हम अदर बदल देते हैं। तो 5 साल के बाद यदि 1 साल के बाद बदला जाए और वो फिर वही करते हैं, तब इसमें क्या मतलब जो है सुधार हो सकता है। या 2 साल के बाद हमने जिस दूसरे प्रतिनिधि को चुना फिर वही स्थिति पैदा होती है। मैं समझ रहा हूं जो जन लोकपाल की बात थी कि एक ऐसी स्वतंत्र एजेंसी जिसका चुनाव ना हो, और चुनाव ना हो करके जो जनता के बीच से कोई व्यक्ति ऐसा चुन करके जाए और जनता के बीच का चुन करके जो व्यक्ति पहुंचे। जैसे जन लोकपाल की जब बात हो रही थी और लोकपाल को लाया गया था, तो वो व्यक्ति के साथ भ्रष्टाचार करप्शन रुक सकता है, वास्तव में सही है। और मैं समझ रहा हूं यहाँ पर इच्छा शक्ति की बात होती है। आज हम सब जो देख रहे हैं व्यवस्था में, वहां इच्छा शक्ति की काम मैं समझ रहा हूं कहीं ना कहीं संवैधान एक इस स्थिति को देखता है कि हम जाकर के उस स्थिति में परिस्थिति में मिल जाते हैं। मतलब राजनीति में व्यक्ति पहुंच करके और वो सोचे कि मैं बहुत वीडियो है क्या ये? मीटिंग चल रही है। सही ईमानदार बना करके मैं रखूं, तो शायद आज की बात इम्पॉसिबल हो रही है। अभी हम लोग ये बॉन्ड की बात खूब सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा ये मुद्दा चल रहा है इस समय। इसमें दो तीन बातें मैं बड़ा मतलब समझ नहीं पा रहा हूं। जैसे एक बात रखी जा रही है मीडिया के सामने और उसके सामने भी सुप्रीम कोर्ट ने जो बात रखी है कि भाई जो आपको चंदा मिल रहा है, ठीक है, आप उस चंदे को लेकर के पब्लिक डोनेट में आप क्यों नहीं लेके आते। जो वोटर है या जो एक नागरिक है उसको क्यों नहीं पता होना चाहिए कि आपको इतना पैसा मिला और आपने इस तरह से खर्च किया। जैसे एक हम पंखा यदि कहीं दान करते हैं तो उसके प्रत्येक पंखड़ी पे नाम लिखवा देते हैं। यदि हम एक कंबल भी दान करें ना तो उसमें 10 लोग फोटो लेते हैं। और किसी हॉस्पिटल में जाएं केला बांटने के लिए तो 1 दर्जन केला लेके जाएंगे और 20 लोग फोटो खिंचवाएंगे। तो ऐसी स्थिति में परिस्थिति में ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसमें क्या ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। अभी मैं सुन रहा था कि ये जो
आपके बिहार में जो अभी नीतीश जी हैं, इनको 14 करोड़ का चंदा मिला है, 10 करोड़ का पता ही नहीं है कौन दे गया। मतलब अब बताइए, कोई आपके ऑफिस में फेंक गया। तो ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर किसी डीएमके का कोई नाम सुना जा रहा है, मुझे पता नहीं किसकी पार्टी है, क्या है, उन्होंने उसको सार्वजनिक किया है। और कोई भी पार्टी इस पर सहमति नहीं बना रही है। किसी की इच्छा शक्ति ऐसी नहीं है कि हम साहब इसको करेंगे और सही से रूप में लाएंगे, और जो चंदा दिया गया है उसका पारदर्शिता ला करके, और हम इसमें बिल्कुल मैं नहीं मानता कि कोई धन काला होता है या सफेद होता है। हमारी इच्छा शक्ति जो लेन देन है वही काला है, वही सफेद है। और दूसरी बात इसमें एक आ जाती है कि ऐसी स्थिति परिस्थिति में 40,000 करोड़ रुपए, लगभग 60,000 करोड़ रुपए पिछले चुनाव में खर्च हुआ। कहाँ एक जन सामान्य व्यक्ति जो छोटे स्तर पर है, वो इतना पैसा खर्च करके उसको लड़ पाएगा या ला पाएगा? इतना महंगे चुनाव की प्रक्रिया बना दी गई है। तो यहाँ पर इन चीजों में भी जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो मैं अन्यथा आप ना लेंगे उसको, जैसे राइट टू रिकॉल है, बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ, कुछ हद तक उसमें सुधार किया जा सकता है। उनको एक भय रहेगा इस चीज का कि भाई हम अगर काम ठीक से नहीं करेंगे तो हमारी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी जनता के द्वारा। लेकिन फिर वही खर्चा तो होगा कुछ ना कुछ, या फिर जो जनप्रतिनिधि हम चुनेंगे उसको भी किसी विश्वास के बाद उसने भी यदि कुछ गलत किया, तब वो तीसरे की स्थिति फिर कैसे? तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इस पे एक जन संवाद होना चाहिए। और ये राइट टू रिकॉल का जो है काफी अच्छी सोच है, विचार विमर्श हो सकता है इस पर, और विचार विमर्श होकर के इसका एक समाधान निकल सकता है। लेकिन मैं इसके पीछे दो ही चीजें, इतनी इच्छा शक्ति नहीं है हमारी किसी व्यक्ति की। आज मैं देख रहा हूँ वही है कि क्या बताया जाए, इस देश की जो स्थिति परिस्थिति है, व्यक्ति के अंदर जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो पल रही है, बढ़ रही है, और हम योग्य हैं या अनयोग्य हैं या कैसे हैं, क्या हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। और हम बस वही महत्वाकांक्षा हमारे राजनीतिक पल रही है, बढ़ रही है। तो मैं समझ रहा हूँ ये भी कहीं ना कहीं देश को घातक ही है। और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, परंतु कहा गया है किसी की लाइन को छोटा ना किया जाए। छोटा करके अपनी लाइन बड़ी मत करो, बल्कि जिसकी छोटी है उसको रहने दो, अपनी लाइन को बड़ी करो। तो ऐसे कुछ नैतिक हमारे जो रूल्स हैं, उनको जब तक मनुष्य के हृदय में या मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा, या फिर जो हमारे संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है इस समय सुधारात्मक की, शॉर्ट में वो ये ठीक रहेगा। जी जी, सुधारात्मक जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की बात चल रही है, यदि वास्तविक समाज के सहयोग से, और जो आज हम लोग कहते हैं इसके लिए कि एक स्वतंत्र एजेंसी ऐसी बन जाए जनता से, जो जनता के बुद्धिजीवी लोग हैं, जनता के जो बहुत अच्छे जानकार लोग हैं, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला है, कुछ विचार मंथन किया है, उनका सहयोग लेकर के संविधान में संशोधन हो, तो बहुत अच्छा समाज के लिए और देश के लिए और सभी के लिए इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन ऐसी ऐसी इच्छा शक्ति ना सरकार की दिखाई देती है, ना न्यायपालिका, कार्यपालिका, किसी की भी। जो इनकी अपनी शक्तियां हैं उनका कहीं वो जाने नहीं देते। तो बस मैं यही बात अपनी रखना चाहता हूँ। यदि हमने व्यक्ति, एक प्रश्न भी खड़ा कर रहा हूँ, यदि लोग, हमने राइट टू रिकॉल के अंतर्गत किसी व्यक्ति को नियुक्ति का वो दे दिया और हमने अपना अधिकार ले लिया लाने का, लेकिन दूसरा फिर अगर वही कर रहा है गड़बड़, या तीसरा कर रहा है या चौथा कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में क्या मतलब जो है हमारे सामने विकल्प हो सकता है? जी। हेलो। हाँ मोहन बाबू बताएं। तभी आदरणीय साथियों का जो आज के चर्चा में जुड़े हुए हैं उनका अभिवादन है। आज की चर्चा जो भाई साहब ब्रजेश राय जी ने रखा है, ये राइट टू रिकॉल, जिस पर कि उन्होंने भी बहुत अच्छा तरह से, और जो चर्चा हमारे ज्ञानेंद्र भाई साहब ने बनारस में कई विद्वानों से किया, और उनके दिमाग में आई, और आज इस चर्चा को इन्होंने रखा, वो भी अपनी बात को रखे। मैं इसमें कुछ बातें रख रहा हूं। पहली चीज तो मैं ये रखना चाहता हूं कि अगर आज हमारे
देश में या संविधान में राइट टू रिकॉल का मतलब है कि जो भी हमारे मतदाता हैं या नागरिक हैं, जिस जनप्रतिनिधि को वो जो है स्वतंत्र बनाने के लिए और तंत्र के द्वारा जो है सरकार को चलाने के लिए भेजते हैं, तो अगर उनसे वो किसी प्रकार का झूठ सच गलत जो है वादा करते हैं और जाकर के नहीं पूरा करते हैं, या कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, गलत प्रक्रिया करते हैं जो कि मन मुताबिक उनका नहीं होता है, तो उनको वापस लाने का अधिकार होना चाहिए, जो कि बताया। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर हमारे पास अगर हम राइट टू रिकॉल अगर आज के परिवेश में लागू कर दिया जाएगा तो उसका भी मतलब क्या रहेगा? उसका मतलब मेरा ये कहने का है कि जिस जनप्रतिनिधि को हम चुन करके और विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं, वो जनप्रतिनिधि तो जाकर के वहां दल प्रतिनिधि बन जा रहा है। तो क्या मैं पूरे दल को रिकॉल करूंगा? काहे कि अगर मान लीजिए हम कि अपने प्रतिनिधि को रिकॉल करके वापस बुला लेते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? करना तो सब दल को है। जनप्रतिनिधि अगर जाकर के वहां पर कोई बात जो है अपने क्षेत्र का रखता भी है, तो दल सुनेगा तब तो वो काम होगा। तो यहाँ पर तो अब हमारे संविधान के अनुसार जब हम पूरे दल को जो है राइट टू रिकॉल करें, ऐसा संभव नहीं है। एक हमारे दिमाग में ये बात आई। दूसरी बात है कि जो इसका रिएक्शन होगा, मान लीजिए कि अगर हम राइट टू रिकॉल करते हैं, तो अगर कोई शरीफ आदमी बन करके विधानसभा या लोकसभा में गया है, तो कोई जो है विपक्षी पार्टी के वो साजिश का भी शिकार हो सकता है कि अपनी प्रतिनिधित्व करने के लिए उसको किसी भी साजिश के तहत और एक माहौल बना करके जो है दुष्प्रचार का जो आजकल बना हुआ है, उसके तरह उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरी बात है कि आज का जो सुनील देव जी महाराज जो रखे कि जो खर्चे की इलेक्शन कराने में, चुनाव कराने में एक बड़ी जो है पूंजी लगती है, वो भी जैसे है ओवरलोड जो है पब्लिक पर पड़ेगा। अब मैं एक तीसरा बात और समझना चाहता हूं, ये तो 5 साल के लिए है, इनको बीच में राइट टू रिकॉल का एक प्रावधान जैसे है दिमाग में या चिंतन मंथन में आ रही है। लेकिन जो तंत्र की व्यवस्था है, इस तंत्र की व्यवस्था में ये तो विधायिका की व्यवस्था हो गई। अब ये दूसरी व्यवस्था हमारी कार्यपालिका की है, ब्यूरोक्रेसी की, और तीसरी व्यवस्था हमारी न्यायपालिका की है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है ये तो 60-60 साल के लिए नियुक्त होते हैं, और ये भी जो है बहुत सी ऐसी क्रिया करते हैं जो ये तो 5 साल में किसी प्रकार से वापिस इधर उधर होते हैं या इनका डायरेक्ट एक्शन नहीं होता है। लेकिन जो कार्यपालिका में चुने हुए जो 60 साल तक रिटायर नहीं होते हैं, और न्यायपालिका में उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो तो डायरेक्ट पब्लिक को जो है भुगतना पड़ता है। या इनके लिए भी कोई राइट टू रिकॉल की व्यवस्था जो है पब्लिक के हाथ में है या होना चाहिए? इस पर हम चाहेंगे कि ये जो 2-3 हमारे प्रश्न हैं
ब्रजेश भाई साहब जो हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है सो मतलब व्यक्त करें। धन्यवाद। देखिए, एक प्रश्न है खर्चे का कि इतना खर्चा आएगा, और दूसरा प्रश्न है कि एक चुना गया, दो चुना गया, तीसरा चुना गया, बार बार चुना गया, तो हम लोग कब तक बदलते रहेंगे। इसमें एक प्रश्न यह भी खड़ा हो जाता है कि क्या एक लूट रहा है तो 5 साल तक उसे लूटने ही दिया जाए, कि हमें पता है कि ये मतलब 5 साल तक रहेगा तो 5 साल में भ्रष्टाचार कर जाएगा, सब कुछ खा जाएगा, तो क्या दूसरा हम ट्राई ही ना करें, विकल्प ही ना लें। एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम कितने समय बाद करें। तो देखिए, इसका प्रोविजन बन सकता है कि अगर 2/3 मेजोरिटी हो जाती है, 2/3 काफी होती है मेजोरिटी, अगर इतनी मेजोरिटी जो है अपना रिकॉल कर लेती है तब किसी को हटाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, यानी किसी की परफॉर्मेंस बहुत अधिक डाउन है तभी रिकॉल की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरा है, हम लोग टाइमलाइन फिक्स कर सकते हैं कि 2 वर्ष का कार्यकाल दे दिया जाए, 2.5 वर्ष का कार्यकाल दे दिया है। इसमें जो है सुनील देव जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि 5 वर्ष के बाद भी वो राइट टू रिकॉल ही तो है, तो एक तरह से हमको ये अधिकार है कि हम उसे जो है वापस बुला ही सकते हैं 5 साल। लेकिन मेरा जो लगता है कि 5 साल का समय एक लंबा समय है, और जिन्हें राजनीतिक भ्रष्टाचार करना होता है वो 5 साल में इतना कुछ कर चुके होते हैं कि अगले चुनाव के या फिर उनको लाइफ टाइम कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठे खाते हैं। वैसे भी आपने अरविंद केजरीवाल जी को एक देखा होगा कि पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो 49 डेज के लिए शायद बने थे। 49 डेज के लिए बने आप मुख्यमंत्री, या एक दिन के का मुख्यमंत्री हो, जब वो मुख्यमंत्री पद छोड़ता है तो उसे आजीवन जो सुविधाएं मिलती हैं, वो सुविधाएं कई लाखों रुपए में उसका मतलब फ्लैट वगैरह मिल जाता है, कई चीजें मिल जाती हैं, गाड़ियां मिल जाती हैं, और जो 50 या 60 हजार रुपए शायद उसकी पेंशन, या इससे भी ज्यादा हो सकती है पेंशन वगैरह जिंदगी भर के लिए, भले ही वो एक दिन का व्यक्ति एक दिन के लिए बना है। जबकि हम लोग जब काम कब करते हैं कंपनी में, तो 10 साल से अगर हमने कम काम किया है तो वहां पर हमारी पेंशन नहीं बनती है। कम से कम 10 साल काम करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी पेंशन बनना शुरू होती है। कई जगह 20-30 साल काम करते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, रिटायरमेंट अगर टाइम से पहले ले लिया तो भी पेंशन नहीं बनती है। यहाँ एक दिन के लिए बन रहे हैं, आप 1 घंटे के लिए बन गए तो आपकी जो है जिंदगी भर मौज रहती है। 2-2.5 साल रहेगा, उसके बाद भी उसके ऊपर एक देखिए, एक तो है कि बिना प्रेशर का काम कर रहा है कि 5 साल तक मेरे ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है। दूसरा, उसके ऊपर प्रेशर है कि मुझे काम का परफॉर्मेंस देना है, मुझे हटाया जा सकता है। ये एक डंडा है आपके ऊपर, एक चाबुक है, भले ही वो करे ना करे, हम 2.5 साल में हटाएं या ना हटाएं, लेकिन जो प्रश्न खड़ा होता है कि भय बिनु होई न प्रीति, उसके पास भय तो नहीं है ना। तो राइट टू रिकॉल वास्तव में कर क्या रहा है, एक तरह के उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। जब तक एम्प्लॉय को ये प्रेशर क्रिएट नहीं होता है कि आपको जॉब से निकाला जा सकता है ना, तब तक वो परफॉर्मेंस नहीं देता है। यही फर्क एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय में और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दिखाई देता है। हम लोग काम करते हैं तो हमें पता है कि किसी भी दिन बोल दें कि घर जाइए, तो हमें परफॉर्मेंस देना है, टाइम टू टाइम अपडेट करना है। गवर्नमेंट जॉब का है, उसको सिक्योर है। तो जहां आपके मन में सिक्योरिटी का भाव हो गया, वहां लूट की खुली छूट मिल जाती है। दूसरा, आपने कहा कि यदि हम किसी पार्टी से सांसद, मंत्री, विधायक को बुला भी लेते हैं, तो भी हम पार्टी को तो नहीं बुला रहे हैं। ये बात ठीक है, लेकिन सांसद, मंत्री, विधायक भी तो किसी क्षेत्र का है, और उसे अपने क्षेत्र में वोट बैंक बनाए रखना है या फिर उसे कुछ परफॉर्मेंस देना है। अगर सांसद या विधायक ही नहीं चुना जाएगा किसी पार्टी का, वही लोग हटने शुरू हो जाएंगे, तो पार्टी भी कहाँ से बचेगी। पार्टी को मेजोरिटी के लिए जो है अपना जो है जो भी चाहिए, बहुमत चाहिए, वो कहाँ से मिलता है, सांसद और विधायकों से ही मिलता है। अब कोई ये सोचे कि हम 40 सांसद या विधायक लेकर के या 50 सांसद विधायक लेकर के सरकार बना लेंगे, तो सरकार के लिए तो मेजोरिटी चाहिए, और मेजोरिटी कहाँ से बनेगी, तो वो उन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों से बनेगी जो हमारे क्षेत्र से, हमारे दल से जिनका जीत करके आते हैं। तो इस तरह से पार्टी पर भी एक प्रेशर तो क्रिएट होगा कि अगर कोई हमारा सांसद है, प्रतिनिधि है, वो अपने क्षेत्र से हार जाता है, तो उसका नुकसान जो है इनडायरेक्टली पार्टी को ही होना है। भले ही वो 1-2 लोगों से दिखाई ना देता हो, लेकिन बड़े स्तर पर अगर जो है सांसद हारने शुरू हो जाएंगे, विधायक हारेंगे, तो पार्टी अपने पे रिव्यू करेगी, एक बार पुनर्विचार तो करेगी कि हमारी क्या-क्या नीतियाँ खराब है, क्या-क्या पॉलिसी खराब है, जिसकी वजह से हमारे ही सांसद, विधायक
हार रहे हैं। तो ये भले ही बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस करे या ना करे, लेकिन एक डंडा हमारे हाथ में होना चाहिए। एक तलवार है जो उनके गले में लटके रहे कि अगर हम परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो जैसे जॉब से निकाल दिया जाता है, हमको भी वैसे निकाल दिया जाएगा। बात आती है चुनावी खर्च की। देखिए ये बात ठीक है कि यह खर्चीली प्रक्रिया तो होगी ही। मुनि जी जब यह कहते हैं कि संविधान संशोधन का अधिकार जनता को दिया जाए, उस समय भी यह प्रक्रिया बहुत खर्चीली दिखाई देती है। क्योंकि संविधान संशोधन लगभग 106 बार भारत में हुए हैं और अंतिम अधिकार जब हम जनता को देते हैं, तो हम यह देखते हैं कि हमने एक संविधान सभा का निर्माण किया जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करेगी। उसी को हम अंतिम अधिकार देते हैं कि संविधान सभा जो है वो करेगी, एक तरह से जितना भी चेंजेस है, अमेंडमेंट है करेगी। वो अमेंडमेंट पास होंगे, संसद के पास जाएँगे। लेकिन अगर किसी केस में संसद और जो संविधान सभा है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उस परिस्थिति में अंतिम निर्णय जनता के द्वारा किया जाएगा। जब जनता के द्वारा किया जाएगा तो वह भी एक खर्चीली प्रक्रिया है। लेकिन इस परिस्थिति में क्या किया जाए? क्या मालिक को अधिकार ही ना दिया जाए? क्योंकि अगर हम 5 साल का वेट करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि 5 साल जो कर रहा है वह नहीं लूटेगा। जब लूटना ही है, तो किसी अन्य को विकल्प तो दिया जा सकता है। हो सकता है कि वह ना लूटे, लेकिन एक का तो कन्फर्म है कि वो 5 साल तक लूटेगा ही लूटेगा। तो यहाँ पर हमें एक विकल्प लेने की आवश्यकता है, एक मेंटली प्रेशर क्रिएट करने की आवश्यकता है कि उसके ऊपर एक मेंटली प्रेशर रहे, काम करने का दबाव रहे कि मुझे परफॉर्मेंस देनी है। ये मुझे लगता है कि शायद जो है कारगर सिद्ध हो सकता है थोड़ा बहुत। न्यायपालिका की बात की जाए, कार्यपालिका की बात की जाए। न्यायपालिका में मैंने चर्चा में ही कहा कि न्यायपालिका जो है यूएसए में ऐसा है कि आप जो है बड़े-बड़े जो है न्यायाधीशों को भी हटा सकते हैं। अगर वो कुछ गलत निर्णय देते हैं तो। हालाँकि न्यायपालिका संविधान के ही अंतर्गत काम करने के लिए मजबूर है और वो कानून के विरुद्ध जाकर के या संविधान के विरुद्ध जाकर के काम नहीं कर सकती। तो एक प्रकार से देखते हैं न्यायपालिका से इस बात की उम्मीद बहुत कम रहती है कि वह संविधान विरुद्ध कार्य करेगी, क्योंकि वह संविधान की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार होती है। फिर भी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका में ही भी तानाशाही का रवैया होना चाहिए। जैसा कि हम ये अभी जो चुनने की प्रक्रिया है, क्या बोलते हैं, कॉलेजियम सिस्टम जैसा सिस्टम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आए और वहाँ तानाशाह की भूमिका में आ जाएँ। किसी को भी तानाशाह की भूमिका में आने का कोई वो नहीं होना, औचित्य नहीं होना चाहिए। एक भय तो होना ही चाहिए। बाकी जो है आप लोग विचार रखेंगे तो इस बात को आगे बढ़ाएँगे। इसमें क्या विकल्प हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कोई भी विकल्प हम बना सकते हैं। राइट टू कॉल के बहुत सारे विकल्प होंगे। कैसे-कैसे होंगे, खर्चीला होगा, क्या होगा, वो एक विषय हो सकता है, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। मैं 10 सेकंड की बात रखूंगा मात्र। जी, बिल्कुल बोलिए। मैं निवेदन ये करूंगा, बिल्कुल सही आपने जो बोला, लेकिन जो आज हमारा वोटर है, वो भी इतना समझदार मैं उसको परिपक्व नहीं समझ रहा हूँ कि जो हमारी बहुत टेक्निक बात को, यदि देखो जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे, मैं उसमें गया था 2 बार और उन्होंने 2 चीज़ों के लिए, आज भी मैंने 10 साल पहले एक लाइन लिखी थी कि यदि राजनीति सेवा है तो तनख्वाह क्यों, तनख्वाह है तो सेवा क्या? तो ये जो है ना पॉइंट, इस पर बहुत अच्छा जो भी बोला भी गया था, ये बहुत अच्छा पॉइंट है इस तरह से कि हम नेताओं से पूछें और ये ले जाएं समाज में लेकर के, इसको व्यापकता बना दें, जन आंदोलन बना दें इस बात के लिए कि आज हमारा जो एक विधायक है, एमपी है, एमएलए है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं और जनता से संवाद करने के बाद यदि राजनीति को फेल करना है तो राजनीति में उतरना पड़ेगा, राजनीति का विकल्प देना होगा। कहते हैं ना, विकल्प जब तक, जैसे बाजरा की रोटी मत खाओ, मान लेगा आदमी नहीं खाए, लेकिन कहेगा खाएं क्या फिर? यदि आप उसको बाजरा की जगह ज्वार उपलब्ध नहीं कराओगे, वो आपकी बात को नहीं मानेगा। तो मैं बस इतनी बात कह रहा हूँ, इस मुद्दे को यदि लेकर के हम जाएं समाज में, बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, समाज का झुकाव हो जाएगा, जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा मैत्र एक बात पर। सुनील देव जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मोहन गुप्ता जी ने कही थी, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं उस बात को कंप्लीट करता हूँ जो उन्होंने कहा कि लोगों को भ्रमित करके जो है वो भी पार्टी के विरोध में खड़ा किया जा सकता है, बरगला करके झूठा मुझे लगता है, देखिए ये बात बिल्कुल सही है जो उन्होंने विषय रखा है। तो इसका समाधान और कुछ नहीं है, जो इसका समाधान वही है जो हम लोग कर रहे हैं। जन जागृति, जन जागृति, जन जागृति, इसके अलावा दूसरा कोई समाधान नहीं है। क्योंकि वास्तव में बहकाना, घुमाना, फिराना ये सब तो सामान्य सी चीज़ें हैं। लोगों को छोटे-छोटे विषय पर
मैंने जो परसों इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो चर्चा रखी थी उसमें मैंने कहा भी था कि कैसे चुनाव नजदीक आ गए हैं और कैसे झूठ परोसा गया कि भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान से फंडिंग हुई, जबकि उसका उसका जो ओनर था कंपनी का वो रवि मेहरा, वो इंडिया इंडिया की किसी कंपनी का था। आई थिंक कंपनी का नाम हब पावर था। तो ये तो देखिए चुनाव से पहले तो होगा ही होगा। थोड़ा-सा जनता को भी अवेयर रहने की ज़रूरत तो है और अवेयर के लिए ही हम लोग बैठे हुए हैं कि जन जागृति हो। जन जागृति के अलावा कोई ऐसा विकल्प दिखता नहीं है कि समाज को गुमराह किया जा सके। ये थोड़ा-सा विषय धन्यवाद, रह गया था तो मैंने इस विषय को रखा। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। जी। साथी भाई साहब, उसको भी यही बताएगा। आपके छत्तीसगढ़ में एक उदाहरण है, रिक्शे वाला, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, कोई रिक्शे वाले विधायक बने हैं। जी। मैं देखिए, एक बात तो मैं थोड़ा सा एक विषय पर कुछ कहना चाह रहा था। एक तो सुनील देव जी ने भी ये मुद्दा उठाया और मोहन बाबू ने भी ये मुद्दा उठाया कि प्रचार और दुष्प्रचार से हम कैसे बचें। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, बहुत गंभीरता से इस पर सुनिएगा। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम अपनी बात कहते समय कितना प्रचार या दुष्प्रचार से प्रभावित है, यह बात हमारी अस्तित्व को परिभाषित करता है। मेरी बात को मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हम दुष्प्रचार या प्रचार से प्रभावित होकर जो बात कह रहे हैं, वह बात यह बताता है कि हमारा अस्तित्व क्या है। मतलब हम विचारक हैं या फिर हम चर्चा विमर्श करके किसी विषय पर गहराई से अध्ययन करके कोई बात रखते हैं, या यूं ही सुनी सुनाई अफवाह जैसी चीजों पर। प्रचार दुष्प्रचार तो ये रहेगा ही, हम इसको मना नहीं, इस पर किसी तरीके से कोई रोक नहीं लगा सकते। आप समझिए, प्रचार करते समय व्यक्ति अपने आप को महिमा मंडित करता है और दुष्प्रचार उसी पर अतिशयोक्तिपूर्ण आरोप लगा करके उसको डिग्रेड करता है। ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है, यह विचारक होने का लक्षण है, यह लगातार विचार मंथन से जुड़े रहने का लक्षण है कि हम जो बात कह रहे हैं उसकी प्रामाणिकता को भी जांच लें। मैंने आज लगभग परसों मैंने कुछ मीटिंग में डिस्कशन किया था, तो इसी फोरम पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, तो वो लगभग मान के चलिए 6 पन्ने का है पॉइंट्स, और आज मैंने बनाया है ये भी लगभग 5-6 पन्ने का है। मुझे लगता है कि इतना बड़ा मैटर इस छोटी सी मीटिंग में हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आप भ्रम कैसे फैलाया जाता है इस पर सिर्फ एक बात करके हम प्रश्नों को आगे से लेंगे। आप देखिए, जो इंफॉर्मेशन आई सामने, मैंने पहले भी ये बात कही थी, मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी कहा था, और जो है एक तमाम मीटिंगों यहाँ भी मैंने ये चर्चा की थी कि देखिए, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, बॉन्ड का सीरियल नंबर और बॉन्ड, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है। जिसने वह बॉन्ड दिया है ये पॉलिटिकल पार्टी को पता है। अब एसबीआई को क्या पता है? एसबीआई को यह पता है कि हमने किसको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। अब इसमें मैं 4 बड़ी कंपनियों का नाम लेता हूं। एक तो फ्यूचर गेमिंग एंड हॉस्पिटलिटी है, हॉस्पिटल है, और दूसरा है एक मेधा इंजीनियरिंग करके, और तीसरा नाम आता है डीएलएफ का, डेविस जी। का, नवयुग का, और ये सीरम इंस्टीट्यूट वाला भी मसला। ये सारे मसले जब मैंने पड़ताल की तो मैंने देखा कि बहुत सारा इसमें सवाल खड़े होते हैं। सवाल बीजेपी पर खड़े होते हैं, लेकिन इसमें कहीं बड़े सवाल विपक्षी पार्टियों पर खड़े हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को अनर्गल रूप से प्रचारित प्रसारित कर रही हैं। हमें उस पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। आप लोग को मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि न्यूज की पाठशाला करके एक सुशांत सिन्हा जी का है टाइम्स नाउ पर,
उन्होंने ये पूरा डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। वो मैं दोबारा बोलूं तो कोई फायदा नहीं है, आप लोग उसको देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, ये कहा जा सकता है कि वो गोदी मीडिया है, तो फिर मैं विरोधी मीडिया या गोदी मीडिया की बात सुन के और प्रभावित हो रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरा दिमाग अपना क्या है। मेरा दिमाग ये है कि मैं उसको विश्लेषण कर सकूं कि क्या चीजें कहाँ पे हैं, और सत्य कहना, निर्भीकता पूर्वक कहना, निष्पक्ष होकर कहना, विरोधी हूं यह दिखा करके, यह कह करके अपने आप को बुद्धिमान सिद्ध करना। दोनों इंफॉर्मेशन, अभी भी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर, कि आज भी ये नहीं पता है, सारे रिकॉर्ड्स देने के बाद भी ये नहीं पता है कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। हमारे पास दो अलग अलग डाटा है। एक डाटा ये कहता है कि किस व्यक्ति ने चंदा कितना दिया, ये मेरे पास रिकॉर्ड है। दूसरा रिकॉर्ड है किस पार्टी को कितना चंदा मिला। यही दोनों रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने चुनाव आयोग को दिया है और चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाला है। मान लीजिए एक पार्टी की हम अगर बात करते हैं, फ्यूचर गेमिंग की। फ्यूचर गेमिंग ने 1365 करोड़ रुपए का टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। वो इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा को दिया है या किसी अन्य पार्टी को, यह दावा ना तो चुनाव आयोग कर रही है, ना ही एसबीआई बैंक कर रहा है कि यह सारा का सारा पैसा बीजेपी को गया है या फिर कांग्रेस को गया है या फिर बीआरएस को गया है, जैसा तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, या सीपीआई सीपीएम को गया हुआ है। इस पर डिस्कशन के लिए मैंने सोचा है कि हम एक अलग से खुद इस पर एक अलग से वीडियो डाल करके अपना यूट्यूब पर डालूंगा। फिलहाल ये एक मुद्दा है कि हमें समझदारी से किसी चीज को एक बार चर्चा करके थारोली गहराई से समझना चाहिए। और कोई प्रश्न हो, कोई भाई कोई इस विषय पर कुछ कहना चाहता हो, मुख्य मुद्दा हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड का है, वो रहे। अगर कोई कुछ और कहना चाहता है तो कह जी, सकते। मैं आपसे इसमें जोड़ूंगा, जो आपने बताया वो तो सबको जानकारी है, लेकिन इसमें ये कि पारदर्शिता क्यों। सुनील देव जी, मैं यहाँ पे आपको मैंने अभी म्यूट किया है, थोड़ा सा ये सभी लोग की बात आ जाए ऐसा मेरा प्रयास रहता है, तो एक नहीं, आप प्रश्न रख रहा हूं ना, मैं तो प्रश्न रख रहा हूं, मैं अपनी बात थोड़ी रख रहा हूं। बताएं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जानकारी तो हम लोगों को है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए जी, किसी पार्टी के द्वारा। पक्ष और विपक्ष की बात छोड़िए, ठीक बात। जो भी पार्टियां हैं, जितनी पार्टियां हैं, मैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि जो पैसा दिया जा रहा है ये वोटर के लिए क्यों नहीं पता होना चाहिए किसका पैसा कितना गया। अगर नहीं पता है और मैं आपको कुछ पैसा दे करके उसका फायदा ले रहा हूं तो इसको रिश्वत कहते हैं, जी, चाहे वो किसी पार्टी को जा रहा है। तो एक तो प्रश्न ये हो रहा है, पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए नागरिक के लिए या वोटर के लिए, क्यों भाई साहब आपकी बात। तो ये दो प्रश्न है मेरे बस। जी, मैं आपकी बात समझ गया। एक बात यह है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, यह बात कहीं से ना तो सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया है, मतलब ना तो पॉलिटिकल पार्टियों ने चैलेंज किया है इस कथन को कि पारदर्शिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ना ही ये सवाल खड़ा हो रहा है कहीं से। सुप्रीम कोर्ट ने रखा है इसको। हेलो। नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रखा है। नहीं नहीं, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। साइड पे डालिए, और मतलब ये बिल्कुल गलत। देखिए देखिए क्या है कि ये आप जो है वो ले लीजिए, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए कि अगर कल के दिन विरोधी पार्टी आती है और हत्या ना कर दे या बंद ना कर दे बिजनेस, इसकी जिम्मेदारी आप ले लीजिए और सुप्रीम कोर्ट ले ले। उसके पश्चात आंकड़े सार्वजनिक हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये प्रश्न बनता है मुख्य। बड़ा प्रश्न ये भी बनता है साहब कि अगर सार्वजनिक सूचना होनी चाहिए, तो उसी जगह पे सुप्रीम कोर्ट से अगर ये सवाल पूछा जाता है कि अपने जजों की आप संपत्ति ऑनलाइन करिए, तो वो कहते हैं ये स्वैच्छिक है। नहीं, वो भी गलत है। वो गलत है, तो वो मुद्दा हम कहाँ कह रहे हैं कि ये गलत है या सही है? मैं तो उस देखिए, राइट टू प्राइवेसी हेलो। जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है, उसका वायलेशन नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत मुद्दा। इसमें हेलो ज्ञानेंद्र जी, इसमें मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टेट बैंक को दिया, या कि आप कौन कौन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं उसका लिस्ट दीजिए, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना पड़ेगा ना कि जो जो ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा
वो किस किस पार्टी को दिया, तब उनको भी तो नोटिस जारी करेंगे। तब तो स्टेट बैंक कहता था कि फलाना फलाना खरीदा, लेकिन जिसने खरीदा उसको अब नोटिस जाएगा, तब ना वो बताएंगे भाई कि हम किसको किसको दिए। ठीक बात है। वो अपना तब तो फिर से सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी करना पड़ेगा। मोहन बाबू, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं अपने हाँ ठीक। हाँ राकेश जी बताएं। किसी भाई की कोई बात, राकेश जी आपने म्यूट अनम्यूट करके कुछ कहने की कोशिश की थी। आपकी ये जो जूम आईडी दिखा रही है वो राकेश एस करके दिखा रही है। किसी भाई को कुछ और कहना है? ये तो चर्चा को आज समाप्त कर सकते हैं। जी भाई साहब, किसी और को कुछ कहना हो तो कहें, अन्यथा यह चर्चा समाप्त की जाएगी। जुड़ने के लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।